स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, चैप्टर नंबर 13 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से हमारी गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी फ्रेम करती है। यानी कि अगर कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि क्या प्राइस कंट्रोल किए जाने चाहिए या फिर मार्केट में डुअल प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की जानी चाहिए। डुअल प्राइस पॉलिसी मींस जो रिचर सेक्शन है उनके लिए ज्यादा प्राइस रखे जाएं और जो पुअर सेक्शन है उनके लिए चीजों के प्राइस कम रखे जाएं, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी फ्रेम करती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ही गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करती है कि मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और जो लोगों को कितना लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, और अपनी फिस्कल पॉलिसी भी यानी कि जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी में कितना मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करना चाहिए, वो सारे डिसीजंस गवर्नमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लेती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वो है वेज एडजस्टमेंट। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो डीएमएस अलाउंस है वो कितना दिया जाना चाहिए ताकि प्राइस के बढ़ने का जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर्स पर ना पड़े। तो जो सैलरी होती है उसके साथ साथ डीएमएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। तो वो डीएमएस अलाउंस कितना दिया जाना चाहिए, इंक्रीज किया जाना चाहिए और कितना इंक्रीज किया जाना चाहिए वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वो है मेजरमेंट ऑफ रियल वैल्यू। मनी की जो रियल वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से मेजर की जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारा 100 से 125 हो गया तो इट मींस कि 25% जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, तो मनी की जो रियल वैल्यू है वो हमारी कम हो जाती है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है और वो मेजरमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है एनालिसिस ऑफ मार्केट। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई कितनी है मार्केट में, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से पता चलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट में किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हैं। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है तो इट मींस मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई का भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है नेशनल इनकम डिफ्लेटर। जो हमारी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, तो एक्चुअल में क्या हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, तो रियल नेशनल इनकम का हमें पता चलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारा 200 है, तो इट मींस जो हमारे प्राइस है वो इंक्रीज हो गए हैं 100 से 200, 100% उनमें चेंज हो गया है। तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो फॉर एग्जांपल अगर हमारी 10,000 से हो गई है 20,000, तो अगर हम देखें तो वैसे तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है वो डिपेंड करता है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हमें पता चलता है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही है, चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो रियल नेशनल इनकम है वो हमारी इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये नेशनल इनकम डिफ्लेटर भी हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या जो डिफिकल्टीज है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट है डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सभी कंज्यूमर्स के लिए एक ही नहीं बनाया जा सकता, अलग अलग टाइप के
कंज्यूमर के लिए अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि जो अलग अलग टाइप्स के जो कंज्यूमर है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट है। तो हर एक टाइप के कंज्यूमर के लिए हमें अलग कंज्यूमर इंडेक्स बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो डिफिकल्टी है वो है डिफरेंस इन प्राइस। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारा रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम रिटेल प्राइस का यूज करते हैं, और जो रिटेल प्राइस है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है, और कई बार तो कई चीजों की जो प्राइस है वो एक ही रीजन में एक ही जगह पर अलग अलग शॉप्स की अगर हम बात करें तो एक शॉप पे अलग प्राइस मिलता है और दूसरी पे अलग, तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइसेस की। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। जो भी किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंज्यूमर के लिए जब हम प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस एक टाइप में जो कंज्यूमर है वो अलग अलग गुड्स पर अलग अलग एक्सपेंडिचर करते हैं। कोई फूड पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, कोई क्लोथ्स पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, कोई हाउस पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है। तो एक ही टाइप के कंज्यूमर हैं, उनका भी जो एक्सपेंडिचर होता है एक ही गुड का, एक गुड पे जो एक्सपेंडिचर है वो सबका अलग अलग होता है। और कई बार तो जो एक कंज्यूमर है उसका एक कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो एक साल पहले अलग था और दूसरे साल उसी गुड पे उसका जो एक्सपेंडिचर है वो अलग होता है। तो एक ही कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन है वो भी अलग होता है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते टाइम हमें ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये हमारा मेजर करता है रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में जो चीजें सेल और परचेज की जाती हैं उनमें जो रिलेटिव चेंज होता है प्राइस में उसको मेजर करता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। रिलेटिव चेंज मीन चेंज इन परसेंटेज। जो भी प्राइसेस में जो चेंज होता है वो चेंज हमें परसेंटेज में पता चलता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव चेंज। तो जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो उसको जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम होलसेल प्राइस का यूज करते हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये सबसे पहले हमारे इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया गया था 1947 में और उसके बाद 1956 में, और अब इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स का मोस्टली यूज किया जाता है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उनका एक साल में 2 बार उनकी जो है इंक्रीमेंट लगता है उनकी सैलरी पे, तो उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो भी कमोडिटीज यूज की जाती हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग। तो जिसमें साथ के साथ इनकी वेटेज दी गई है कि जो ये प्राइमरी आर्टिकल्स है इसकी जो वेटेज है वो 22.26 है, फ्यूल, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट्स की 13.15 है, और मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम्स है उसका 64.23 है। ये वेट हमें गिवन है कि अगर इस सेक्शन में से हम कोई गुड लेते हैं तो उसकी ये वेटेज है, इस सेक्शन में से हम कोई गुड सेलेक्ट करते हैं तो ये वेटेज है, और इस सेक्शन में से हम कोई गुड लेते हैं तो उसकी ये वेटेज है। तो हमारे जो प्राइमरी जो आर्टिकल्स है इसमें 117 जो कमोडिटीज हैं वो इंक्लूड की गई हैं, जिसमें से राइस, फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और नॉन फूड आर्टिकल्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, कॉटन, जूट और मेटल्स एक्सेट्रा। ऐसे जो फ्यूल, पावर, लाइट और लुब्रिकेंट्स हैं इसमें इंक्लूड किया गया है 16 आइटम्स को, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, एलपीजी एक्सेट्रा। जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड किया गया है 564 आइटम्स को, लाइक जो टेक्सटाइल्स है, शुगर, पेपर, मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, लेदर्स एक्सेट्रा। अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका यूज किया जाता है, फर्स्ट जो यूज है वो है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। होलसेल प्राइस इंडेक्स की हेल्प से हम डिमांड और सप्लाई का फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट मीन्स पूर्वानुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना। अगर जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो होलसेल प्राइस के इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, खरीदने वाले ज्यादा है और जो सेल करने वाले हैं सप्लाई
मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो कम है, तो जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो हमारा जनरल प्राइस है, वो हमारे इंक्रीज होते हैं। ऐसे ही अगर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है या जनरल जो प्राइस लेवल है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि सप्लाई हमारी है वो ज़्यादा है और डिमांड है वो कम है, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा है और खरीदने वाले कम हैं तो चीज़ें सस्ती सेल होती हैं। तो इसीलिए अगर हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स ज़्यादा है तो इट मीन्स डिमांड ज़्यादा है, और अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स कम है तो इट मीन्स सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। नेक्स्ट जो यूज है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो है एस्टिमेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एंड रियल वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसकी हेल्प से हम फॉर एग्जांपल हमारी जो नेशनल इनकम है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम मीन्स हमारी कंट्री में एक साल में टोटल जितना प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको अगर हम मार्केट में उसका जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। तो जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बेस पे हम जो हमारी नेशनल इनकम है या जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसकी मॉनेटरी वैल्यू और रियल वैल्यू हम पता कर सकते हैं। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स इस साल टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है और इसी साल के यानी कि करंट ईयर के प्राइस से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं। रियल वैल्यू मीन्स इस साल टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है अगर उसको हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू। अब अगर हमें मॉनेटरी वैल्यू पता है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रियल वैल्यू में, और अगर हमें रियल वैल्यू पता है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू में। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें मॉनेटरी वैल्यू पता है, मॉनेटरी एग्रीगेट पता है, चाहे आप नेशनल इनकम का कहें या एक्सपेंडिचर का कहें, अगर हमें मॉनेटरी वैल्यू पता है किसी भी एग्रीगेट की तो उस मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स से, तो जो हमारी मॉनेटरी जो वैल्यू है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है रियल वैल्यू में। अगर हमें रियल एग्रीगेट पता है तो रियल एग्रीगेट को हम डिवाइड कर देते हैं बेस ईयर के प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट ईयर के प्राइस से, तो जो हमारा रियल एग्रीगेट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है मॉनेटरी वैल्यू में। तो इसके लिए हम होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमें इन्फ्लेशन की रेट पता चलती है होलसेल प्राइस इंडेक्स से। इंडिया में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो वीकली बेस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1। अगर हम ये कहें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हमारा हर वीक मेजर किया जाता है, तो फर्स्ट वीक का जो हमारा होलसेल, फर्स्ट वीक मींस A1, फर्स्ट वीक का हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हमारा है 200, और नेक्स्ट वीक यानी कि A2 हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हमारा है 250। तो इनकी हेल्प से हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता कर सकते हैं, यानी कि जो महंगाई बढ़ने की दर है वो हमें पता चल जाएगी, जिसका फॉर्मूला है A2 मींस 250, A1 यानी कि प्रीवियस वीक का जो होलसेल इंडेक्स है हमारा 200, डिवाइड हम कर देंगे A1 से, यानी कि जो प्रीवियस वीक का जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 50 अपॉन में 200 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 25%। तो जो भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम होलसेल इंडेक्स का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1। तो ये हमारा है 25%, यानी कि हमारी जो महंगाई की दर है, जो महंगाई बढ़ने की जो दर है वो हमारी है 25।